देखो बेटा, हम लोगों ने अभी पढ़ा था क्या, पहले तो हमने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, ठीक है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। फिर हमने रदरफोर्ड ने हमें एटॉमिक मॉडल में क्या बातें बताई थी वो हमने देखा था। तो रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में, किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सकता है ना, किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सकता है। अच्छा, और उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है वो न्यूक्लियस लगाता है इलेक्ट्रॉन पे, है ना। तो देखो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, Ze, ये न्यूक्लियस हो गया और मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन कह रहा है, रदरफोर्ड कह रहा है कि इस और किसी भी, इसके चारों तरफ किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है। ये आर रेडियस है, इसमें घूम सकता है, इसके ऊपर घूम सकता है, इसके नीचे, किसी भी रेडियस में घूम सकता है। अब एक प्रॉब्लम यहां पे आ गई, देखो ये बताया था उसने। अब क्या इसके ड्रॉबैक है, ये क्यों गलत हो गया। तो एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, ठीक है। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बताई थी। तो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में क्या बोला था कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल होगा और अगर वो एक्सेलरेटेड है, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेटेड है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। तो यहां देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है ना। तो अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसके पास भी तो एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ, जैसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये एक्सेलरेटेड हो गया, और अगर ये एक्सेलरेटेड है तो फिर ये एनर्जी रेडिएट करेगा। क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। और अगर ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसकी एनर्जी तो धीमे धीमे कम होती जाएगी, तो फिर ये न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, इसकी ऑर्बिट छोटी होती जाएगी, और ये स्पाइरल पाथ पे चलते हुए फाइनली इसमें गिर जाएगा। और इसका चार्ज है प्लस Ze और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये फाइनली इससे मिलके खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इससे एटम की स्टेबिलिटी, एटम स्टेबल ही नहीं रहा, एटम तो खत्म होता जा रहा है। तो सबसे पहले तो डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में पहला क्या था, रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम खत्म हो गया, एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो, ठीक है। पहली बात ये हो गई। अब देखो दूसरी बात है स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। दूसरी बात स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है, और स्पेक्ट्रम तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो दूसरी बात देखो स्पेक्ट्रम से जो रिलेटेड थी वो क्या थी, ये तो ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से, ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो बेटा ये न्यूक्लियस हो गया और ये हो गया, ये ऑर्बिट्स हो गई। अब बहुत ध्यान से सुनना। एक्चुअली में मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस रेडियस में घूम रहा है, ठीक। इलेक्ट्रॉन इस रेडियस में घूम रहा है, तो इस यहां पे देखो हर रेडियस में, हर एक स्पेसिफिक रेडियस में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कुछ डेफिनेट एनर्जी होगी। यहां पे अगर ये घूम रहा है तो इसकी कुछ एनर्जी होगी, और जब ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो इस ऑर्बिट की एनर्जी के करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करेगा। हर रेडियस में जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी रेडियस में होता है तो वो एक कोई वेवलेंथ का फोटोन निकालेगा, एनर्जी निकालेगा, क्योंकि मैक्सवेल ने बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहेगा या कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक। तो अभी मान लो इस रेडियस में है इलेक्ट्रॉन, तो कुछ एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा, उस एनर्जी की, उस रेडिएशन की कुछ वेवलेंथ होगी। ये समझ में आ गया, ओके। अच्छा, अगर ये इससे ऊपर थोड़ा सा घूम रहा होता इस रेडियस में, तो क्या यही वेवलेंथ निकालता? नहीं, कुछ और निकालता, कम या ज्यादा जो भी होता मुझे नहीं पता। तो कुछ रेडिएशन निकालता जिसकी वेवलेंथ कुछ और होती। अगर ये इसके ऊपर होता तो कुछ और वेवलेंथ का एनर्जी रेडिएट करता। तो ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड के हिसाब से कौन कौन सी वेवलेंथ की एनर्जी रेडिएट कर सकता है? ये उन सारी वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट कर सकता है जिन जिन ऑर्बिट्स में घूम सकता है। हर ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग एक कोई फ्रीक्वेंसी होगी, कोई वेवलेंथ होगी, किसकी? जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, जो रेडिएशन निकाल रहा है उसकी। तो
मुझे तो ये लगता है रदरफोर्ड ने तो बोला था कि ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किसी भी रेडियस में घूम सकता है। इसका मतलब ये फोटोन ये इलेक्ट्रॉन किसी भी रेडिएशन का एनर्जी निकाल सकता है, मतलब हर रेडिएशन का एनर्जी निकाल सकता है। तो अगर हम ये इलेक्ट्रॉन जो रेडिएशन निकालेगा, अगर हम उस रेडिएशन में वेवलेंथ देखें तो मुझे तो हर वेवलेंथ मिलेगी। देखो ये वेवलेंथ, ये वेवलेंथ, ये वेवलेंथ, मतलब ऐसी कोई भी वेवलेंथ नहीं होगी जो बीच में मिसिंग हो। देखो बीच में तुम्हें मिस दिख रहा है इसमें, लेकिन वो भी फिल्ड होंगे पूरे। मतलब एक कैसा स्पेक्ट्रम मिलेगा, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, सब लोग जानते होंगे। अगर यहां पे कोई 10 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ है और यहां 1000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ है, तो यहां से लेके यहां तक हर वेवलेंथ मौजूद है, इसमें कोई भी वेवलेंथ मिसिंग नहीं है। ये स्पेक्ट्रम में आपने केमिस्ट्री में खूब अच्छे से पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कब बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम? कंटिन्यू माने कोई भी गैप ना हो, हर वेवलेंथ का रेडिएशन मिले। तो रदरफोर्ड के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन निकालेगा उसकी रेडिएशन में हर वेवलेंथ होनी चाहिए, क्योंकि वो तो किसी भी रेडियस में घूम सकता है ना। तो इसके रदरफोर्ड के हिसाब से इसका स्पेक्ट्रम होना चाहिए कैसा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। किसका स्पेक्ट्रम? जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा उस एनर्जी का स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन एक्चुअली में जो एक्सपेरिमेंटल जो देखे हम, तो हमने जब किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो एनर्जी निकल रहा है उसका स्पेक्ट्रम देखा, तो वो हमें मिलता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये रदरफोर्ड ने क्या नहीं कर पाया? रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम का मतलब होता है सिंगल एटम। मान लो हाइड्रोजन एटम है सिंगल, तो इसका जो रेडिएशन निकलेगा इससे इलेक्ट्रॉन से, उसका स्पेक्ट्रम होना चाहिए लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम मतलब कुछ डेफिनेट एनर्जीज ही हो सकती हैं। ये नहीं है कि यहां से लेकर यहां तक हर वेवलेंथ मौजूद है, कोई मिसिंग ही नहीं है। जबकि रदरफोर्ड के हिसाब से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, कंटिन्यूअस होता है। और बीच में कुछ मतलब अगर सारी वेवलेंथ ना हो, कुछ डेफिनेट वेवलेंथ हो, तो ऐसे बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो एक्चुअली में प्रैक्टिकली जब हमने देखा स्पेक्ट्रम, तो हमें मिलता है कैसा? लाइन स्पेक्ट्रम। जबकि रदरफोर्ड के हिसाब से होना चाहिए था कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो यहां पे रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल था उसके 2 डिफेक्ट्स थे। क्लियर? ये मैं अब मिटा रहा हूं। आई थिंक ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। और स्पेक्ट्रम एक्चुअली में बहुत ज्यादा हमारे सिलेबस में भी उतना नहीं आता है, बस इतना ही पर्याप्त है आपको कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। स्पेक्ट्रम का मतलब है कोई एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन से जितनी जो एनर्जी निकल रही है उनका एक सीक्वेंस। क्लियर? तो देखते हैं अब आगे। तो इसके बाद आता है बोर। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल अब हमें सीखना है। तो देखो बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है, उसने पहली बात बताई। रदरफोर्ड ने क्या बताया था? रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। लेकिन बोर ने क्या बोला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, लेकिन वो किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कुछ डेफिनेट रेडियस वाली सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही घूम सकता है, हर रेडियस में नहीं घूम सकता। क्लियर? मतलब ये कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी गेन कर सकता है। इलेक्ट्रॉन की कुछ डेफिनेट एनर्जीज होंगी। ठीक? तो क्या लिखा है इसने? द इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, नॉट इन एनी ऑर्बिट, एज टोल्ड बाय रदरफोर्ड। द ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स, एंड इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट एनर्जी और रेडिएशन। मतलब इलेक्ट्रॉन जो जिन ऑर्बिट्स में घूम सकता है उन ऑर्बिट्स को बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और इन स्टेशनरी ऑर्बिट में जब कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। हां, अगर इसके अलावा दूसरी स्टेशनरी ऑर्बिट के अलावा अगर कोई दूसरी ऑर्बिट अगर हम देखें तो वो हो ही नहीं सकती। किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही घूम सकता है। और ये भी कहां होंगी ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स, देखते हैं। तो ये पहली बात थी, इसने बताई थी जो हमें। ठीक है, अब दूसरी बात सुनो। दूसरी बात एनर्जी रेडिएशन की है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी रेडिएट करते हैं।
तो रदरफोर्ड ने क्या बोला, जब ये स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन तब और एनर्जी रेडिएट नहीं करते, कब करते हैं तो देखते हैं। तो बेटा देखो ध्यान से, तो इसमें मैं मान लेता हूं ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये देखो एक ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, ये तीसरी ऑर्बिट, ऐसे ही ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं। इलेक्ट्रॉन अगर इसमें घूम रहा होगा तो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, और हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डेफिनेट होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक। तो देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन मैं ले लेता हूं, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन मैं यहां ले लेता हूं, समझना ध्यान से। यहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, चलो अच्छा इसी इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। अब देखना ध्यान से, मान लेते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है E1, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं इसको, है ना। तो ये एनर्जी लेवल जो है इसकी एनर्जी कितनी है, E1। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो उसकी एनर्जी E1 होगा। अच्छा, और इस ऑर्बिट की एनर्जी है E2, क्लियर। अब मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को देखो, इस इलेक्ट्रॉन को मुझे E1 से पहुंचाना है E2 में, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक। मुझे E1 से कहां पहुंचाना है, E2 में। तो पहले तो मुझे इसको एनर्जी देनी, क्योंकि यहां अगर ये पहुंचेगा तो इसकी एनर्जी E2 होनी चाहिए, ठीक। तो इसको कितनी एनर्जी दे दें हम कि ये यहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो E2 माइनस E1। ये हाइयर, देखो ये लोअर एनर्जी लेवल, ये हाइयर, ये और हाइयर एनर्जी लेवल्स, क्लियर। अच्छा, जैसे मान लेते हैं इसकी एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लेते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मुझे यहां से यहां पहुंचाना है तो कितनी एनर्जी का डिफरेंस है, देखो 7 का, तो इसको 5 में कितना और जोड़ दें, 2 और दे दें, तो एक 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन दे देंगे हम ऐसे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन लेके और यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी 7 हो जाएगी, और यहां पहुंचेगा, देखो ये यहां से यहां पहुंच गया, बिल्कुल ठीक है। कितनी एनर्जी लेके पहुंचा, E2 माइनस E1, मतलब 7 माइनस 5, ये एग्जाम्पल था, ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, तो यहां पहुंच गया कितनी एनर्जी लेके, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एनर्जी लेवल्स के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। तो यहां पहुंच गया ये। अब यहां 10⁻⁻8 सेकंड रुकता है, सबको पता होगा। तो 10⁻⁻8 सेकंड रुक के ये क्या करेगा, फिर से नीचे आ जाएगा, मतलब अपने ओरिजिनल लेवल में आ जाएगा। और यहां जब ये नीचे आएगा, इसको देखो, जब ये यहां से ऊपर गया था तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया था। वहां 10⁻⁸ सेकंड रुका और फिर नीचे आ जाएगा और उतनी ही एनर्जी का फोटोन बाहर निकालेगा। तो ये होगा एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू, इसको क्या बोलोगे, डेल्टा E। और h न्यू ये होगा कितना, या h न्यू या sc बाय लैम्डा, और ये होगा कितना, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, या डेल्टा E बराबर सीधा E2 माइनस E1 लिखो। और ये E2 माइनस E1 किसके फॉर्म में निकलेगी, फोटोन के फॉर्म में, और फोटोन की एनर्जी तो हम जानते हैं h न्यू या फिर sc बाय लैम्डा। तो इसने क्या बोला था कि ये एनर्जी कब रेडिएट करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी कब रेडिएट करता है, जब ये किसी हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है। और कितनी एनर्जी निकालता है, एनर्जी लेवल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। तो ये हमें ध्यान रखना है, मतलब कि डेल्टा E एनर्जी रेडिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन, इसको एमिशन बोलते हैं, एमिट कर रहा है, एमिशन। और ये नीचे से ऊपर गया था, एब्जॉर्ब किया था, तो एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो डेल्टा E बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1, और डेल्टा E है क्या, hc बाय लैम्डा, या इसी को आप h न्यू भी बोल सकते हो, बराबर E2 माइनस E1। तो क्या सीखा हमने कि ये इलेक्ट्रॉन, मतलब बोर के हिसाब से तो ये परमानेंट एनर्जी का रेडिएशन करता है, लेकिन सॉरी रदरफोर्ड के हिसाब से, लेकिन बोर ने क्या बताया, नहीं, जब ये ट्रांजिशन करेगा, ऊपर से नीचे जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी निकालेगा, एमिशन ट्रांजिशन। और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो वो एनर्जी लेके जाएगा, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। और कितना एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी लेवल्स के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। ये हमें ध्यान रखना है, क्लियर। चलो ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, देखो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ये सब आप पढ़ चुके हैं, क्लियर, केमिस्ट्री में। तो बेटा इसमें देखो तीसरी बात क्या है, इलेक्ट्रॉन, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी, ठीक। इलेक्ट्रॉन कैन ओनली रिवॉल्व, लिखना है तो मैं, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, दो सर्कुलर ऑर्बिट्स इन विच
एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ, अगर ये न्यूक्लियस है, ये सर्कुलर ऑर्बिट है, ये रेडियस r है, और इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना है m, और ये v स्पीड से घूम रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr। तो mvr बराबर होता है h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक, मतलब n, वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ऑर्बिट का नंबर कितना, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात। तो हमें दो फॉर्मूले हैं सिर्फ, जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी लेवल्स के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी निकालेगा, फोटोन के फॉर्म में उसकी एनर्जी हो जाएगी SC बाय लैम्डा या h, और किसी भी ऑर्बिट में जब ये घूम रहा होगा तो इसकी mvr बराबर होगा nh/2π। और एक बात और फिर बताई इसने, क्या बताई? जो रदरफोर्ड ने बताया था, क्या? कि सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो फोर्स की जरूरत होती है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो ये न्यूक्लियस इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगाएगा अट्रैक्शन, उससे इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा। तो आई होप इतनी बातें आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ डेरिवेशंस करेंगे, देखते हैं। देखो बेटा, आप ये सारे डेरिवेशंस केमिस्ट्री में कर चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखो बहुत ध्यान से, कुछ चीजें जो रिजल्ट्स हैं वो हमें जरूर याद होनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है पहले तो एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, ठीक, और ये हाइड्रोजन लाइक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन लाइक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? देखो जैसे लिथियम है, तो ये क्या होता है 3Li7, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 3, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। तो जबकि हाइड्रोजन एटम में कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको डबली आयनाइज कर देंगे, मतलब कि इसका जो न्यूक्लियस है, देखो ये न्यूक्लियस हो गया, इसके ऑर्बिट में बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले होंगे 2 और लास्ट वाले में होगा 1। तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल देंगे, आयनाइज कर देंगे, और इसमें से जो 2 है उसमें से भी 1 आयनाइज कर देंगे, मतलब कितने बचेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो अब इसको बोलोगे हाइड्रोजन लाइक एटम। क्लियर? तो चलो अभी और समझोगे इसको, अभी तो पहले मैं डेरिवेशन कर दूं। तो मान लिया Z एक कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है Z, और ये इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहा है, ठीक है, nth ऑर्बिट में है। ये इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है? nth ऑर्बिट में। चलो तो क्या बोला था उसने बोला था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रॉन को जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो होता है mvn²/rn। ध्यान रखें nth ऑर्बिट में मैंने रेडियस मानी है rn, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मानी है vn, काइनेटिक एनर्जी मानेंगे kn, और पोटेंशियल एनर्जी मानेंगे un, टोटल एनर्जी मानेंगे En। ये सब अभी बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, mv²/r, सफिक्स में nn लगाना है क्योंकि nth ऑर्बिट है, ये nth ऑर्बिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसी nth। तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ये कितना लगाएगा इस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स 1/4πε0 E × Ze। तो E इसका चार्ज और Ze इसका चार्ज अपॉन Rn²। अब ये फोर्स का फॉर्मूला है, तो इलेक्ट्रॉन का और इसका साइन नहीं लिखना है, पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर? अब लेकिन बोर ने क्या बताया था, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब देखो हमें निकालना क्या है, Vn और Rn। तो ये इक्वेशन तो एक ही है ना, एक इक्वेशन में 2 अननोन है, सॉल्व नहीं होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो एक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, बोर ने हमें बनी बनाई इक्वेशन दी थी। क्या उसने बोला था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन mvn × rn बराबर n टाइम्स ऑफ h/2π। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो यहां से सेकंड से देखो vn की वैल्यू निकालो, यहां से vn निकालो और फर्स्ट में डालो यहां पे। तो ये डाल दिया हमने, कैंसिल होके rn की वैल्यू आ जाएगी। vn तो सब्स्टिट्यूट कर दिया ना vn को, तो rn आ जाएगा, और rn की वैल्यू होगी देखो n²h²ε/πmze²। याद कर लो इसको, तो सिंपल सा है। अब इसमें देखो बेटा, इसमें एक विशेष बात क्या है, इसमें वेरिएबल क्या है, आप ऑर्बिट का नंबर बदल सकते हो, मतलब n बदल सकते हो, और एटम भी बदल सकते हो। लिथियम की जगह हीलियम ले लो तो Z बदल जाएगा। तो n²/Z को हमने बाहर कर दिया, और ये जो बचा जितना भी h²ε/πme², इसकी हमने मैग्नीट्यूड डाला, इसका वैल्यूज डाला हमने, तो ये मिला मुझे 0.529। आपने पढ़ा होगा ये। और अगर इसमें n की वैल्यू रख दें 1 और Z की वैल्यू रख दें 1, तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये रेडियस आती है, इसको बोलते हैं बोर्स रेडियस, है ना। चलो
तो ये तो रेडियस के लिए nth ऑर्बिट की रेडियस हो गया। तो हम बोलेंगे इससे लिखना है तुम्हें आर एन प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर अपॉन जेड, आर एन प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये तो सब में कांस्टेंट रहेगा। अब यहां आर एन आ गया, आर एन को फिर से पुट कर दो इसमें सेकेंड इक्वेशन में, आर एन की जगह ये पुट कर दो ये, तो यहां से वी एन आ जाएगा। तो वी एन की वैल्यू आएगी, सॉल्व करोगे तुम, ई स्क्वायर जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन एच एन। अब इसमें फिर वही वेरिएबल्स क्या क्या है, जेड और एन, तो z और n को मैंने अलग कर दिया, मतलब vn प्रोपोर्शनल z अपॉन n, और जो बचा हुआ है उसको उसकी वैल्यू रखी जब हमने वैल्यू, तो 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की यूनिट ये आएगा। तो vn प्रोपोर्शनल z बाई n ध्यान रखना है। अब यार जब वेलोसिटी आ गई, रेडियस आ गई, फर्स्ट और इक्वेशन माना इसको थर्ड और फोर्थ। अब देखो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, कितना सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ एम वी एन स्क्वायर, nth ऑर्बिट थी, तो हाफ एम और वी एन की वैल्यू देखो ये लिखी हुई है। अब ये नहीं, ये डालनी है ना, ये वैल्यू डालोगे, तो ये वैल्यू डाल दो, ये तो मैग्नीट्यूड है ना, वैल्यूज डाल, ये अपन को ये रखना है, टर्म्स रखने हैं, तो ये आ गया। अब देखो इसमें आएगा क्या, ये आएगा, देखो इसमें z बाई एन है और ये स्क्वायर है काइनेटिक वेलोसिटी का, तो z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये देखो इतना, ये समझ गए ना, कांस्टेंट है ये, तो पूरा बदलेगा क्या, z और n। यहां देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, तो एक है प्लस जेड ई और एक है इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज है माइनस ई। तो पोटेंशियल एनर्जी में तो साइन होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला 1/4πε और Q1 Q2 अपॉन R, तो Q1 तो पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा ये, तो 1/4πε Q1 Rn ये रख दिया माइनस, Q1 Q2 की जगह पे देखो Zd इंटू ई, माइनस में वो भी, तो ये माइनस आ गया, तो यहां रख दिया, और Rn की वैल्यू ये लिखी है, देखो कहां गई Rn, ये लिखा है Rn, ये है Rn, तो यहां डाल दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी में देखो नीचे Rn आ रहा है, तो Rn यहां प्रोपोर्शनल था n स्क्वायर अपॉन जेड, तो ये क्या आ जाएगा, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, समझ गए ना, z हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो आएगा वो आ जाएगा ये। क्लियर, आई थिंक इतनी बात समझ गए होंगे। अब देखो Rn में n स्क्वायर है तो ये n स्क्वायर हो गया, और Q1 Q2 में ऊपर एक z आएगा, Zd इंटू ई, और एक z इसमें है तो z स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए, वैल्यूज डालोगे तो अपने आप आ जाएगा, तो ये आ गया वैल्यू। अब देखो इसमें भी ये वाला टर्म देखो, ये कांस्टेंट है, ये माइनस साइन बाहर लगा दो, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, सही बात है ना। अच्छा, अब टोटल एनर्जी कैसे निकालें, तो बड़ा सिंपल है, टोटल एनर्जी के लिए Kn और Un को जोड़ दो, तो En बराबर Kn प्लस Un। अब बेटा ध्यान दो, इसमें m e की पावर 4, देखो z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर सेम है, ये देखो m e की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, इसमें भी वही है, डिफरेंस है 8 और 4 का, मतलब कि ये जो un है वो इसका डबल है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 4 जा 8 ये आ जाएगा, ठीक। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की डबल है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, इसको भी यहां लिख देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, और नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होती है ना, लेकिन पोटेंशियल तो नेगेटिव है, और डबल है, तो ये हो गया। और टोटल एनर्जी, अब बताओ टोटल एनर्जी कितना आएगा यार, कितना सिंपल है, इसको जोड़ो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होके यही बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा। माइनस का क्यों बचेगा, क्योंकि ये वाला बड़ा है, ठीक, तो जोड़ लो इसको, तो ये आ जाएगा माइनस m e, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो ये हमेशा हमेशा याद रखना, ये भूलना मत इसको, ठीक। तो इस तरीके से ये E काइनेटिक एनर्जी के बराबर है लेकिन नेगेटिव है, क्लियर, E टोटल एनर्जी की तो नेगेटिव ही आएगी ना, क्योंकि ये बड़ा है, ठीक। तो ये आ गया। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, एक नया कांस्टेंट लेके आ रहा हूं जिसे हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। तो मैंने क्या किया, इसमें hc से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, किससे, hc, h प्लैंक्स कांस्टेंट और c स्पीड ऑफ लाइट किया हमने, तो ये देखो यहां नीचे, देखो ये नीचे h स्क्वायर था, तो ये h क्यूब इंटू सी हो जाएगा जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे, और ऊपर मल्टीप्लाई करो तो ये hc यहां आ जाएगा। अब इस वाले टर्म को, ये वाला जो टर्म है देखो ये लिख दिया, ये पूरा एक कांस्टेंट है और इसको हमने बोला R, रेडबर्ग कांस्टेंट। अब तुम सोचोगे मल्टीप्लाई क्यों किया, ऐसे ही किया, बस ध्यान रखना, ठीक है।
तो ये मल्टीप्लाई हमने कर दिया, एक्चुअली में इसकी वैल्यू आ गई आर, ये सारी वैल्यूज डाल दो, ये सब तो कांस्टेंट है ना यार, ये सब डाला हमने तो 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स आ गया। क्लियर? अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बना लिया, ये इसकी जगह पे आर डाल दो तो ये बन गया माइनस, इसकी जगह पे आर, रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं इसको, H इंटू सी और Z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू मैंने निकाली तो आर की वैल्यू तो ये लिखी है और H और C की वैल्यू हमें पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट की रखे हुए, तो ये जूल में आएगा। किस में आएगा? जूल में, क्योंकि Z और N का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो जो जूल में आएगा उसमें डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया तो ये वैल्यू आती है -13.6। क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, और Z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो एटम टू एटम वेरी करेगा। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, लेकिन ध्यान रखो कि ये फॉर्मूले जो हैं, ये जो फॉर्मूले आपने निकाला है, ये सारे फॉर्मूले एक्चुअली में सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है। ठीक? मतलब अगर लिथियम के लिए एग्जांपल दिया था मैंने, तो उसको क्या करना है? डबली आयनाइज्ड करना है, उसके एक ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक? अच्छा, जैसे 2He4 है तो 2He4 प्लस कर दो, मतलब एक सिंगल आयनाइज्ड कर दो उसको, तो हाइड्रोजन लाइक एटम बन जाता है, तो उसके लिए है ये फॉर्मूला। अब बेटा इतनी बात आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे। देखो बेटा, अभी तक हमने जो डेरिवेशंस किए उनमें दो डेरिवेशन और, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट में इसका टाइम पीरियड, यार ये तो सबसे सिंपल बात है। टाइम पीरियड t क्या होता है? 2πr/n, 2πr/v, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट रहती है इसकी, तो 2πrn/vn। पुट कर लोगे rn और vn की वैल्यू, आ जाएगा आंसर। अब देखो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वजह से करंट ऐसे चल रही होगी उल्टी, है ना, और टाइम पीरियड तुम निकाल चुके हो, तो करंट कितनी आ जाएगी? I बराबर, इसके इक्विवेलेंट करंट I बराबर चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, है ना, तो Q/T, Q की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज E/T, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? μ/2I/R, तो R की वैल्यू Rn, सिंपल कर लोगे। अब देखो बेटा, हमें कुछ चीजें देखनी है, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट्स, फिर आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, ऑल्सो एक्साइटेशन एनर्जी, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक? समझना इसको ध्यान से, नाम पता होने चाहिए आपको सही से। तो देखो बिल्कुल सरल है बेटा, हाइड्रोजन एटम के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, आपको और किसी एटम के लिए निकालना हो हाइड्रोजन लाइक एटम, तो सिंपल है, निकाल सकते हो, फॉर्मूला तो यही यूज करना है हमें ना। तो En बराबर क्या होता है? टोटल एनर्जी -13.6 Z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब बेटा सबसे पहले तो यहां मैंने एनर्जी लेवल्स बनाए हैं, देखो ये पहला एनर्जी लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्लियर? n बराबर 1 2 3 4 5 इसमें रखो, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर 1, मान लो लिथियम होता तो Z बराबर 3 रख देते, क्या फर्क पड़ता है? ठीक? हीलियम होता तो 2 रख देते Z की जगह पे, तो 4 हो जाता। n की वैल्यू यहां रखो 1, तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो -13.6, 2 रखोगे तो यहां 4 हो जाएगा, -3.4, 3 रखोगे तो 9 से डिवाइड करोगे, Z तो 1 ही है, ये सब वैल्यूज आ जाएंगी, ये भी आप निकाल सकते हो। क्लियर? अब बेटा एक बात देखो, मैंने इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा बनाई है, इनके बीच की डिस्टेंस कम बनाई है, फिर ये डिस्टेंस मैंने और कम बनाई, ये वाली डिस्टेंस मैंने और कम बनाई। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? एक्चुअली में ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों एनर्जी लेवल्स की एनर्जी का डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है। तो देखो इसका और इसका डिफरेंस निकालो, तो E2 ये हाइयर है, पहले समझो, ये कम एनर्जी है, ये -13.6, नेगेटिव में ज्यादा मतलब कम, तो यहां पे लो एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी लेवल, ये हाइयर, ये और हाइयर। ठीक? अब थोड़ा सा ध्यान दो, तो यहां पे इनका डिफरेंस कैसे निकालोगे? तो हाइयर माइनस लोअर, तो E2 माइनस E1, तो ये आ जाएगा माइनस इसके और इसके बीच का डिफरेंस, तो डेल्टा E बराबर आ जाएगा माइनस का 3.4 माइनस, और ये तो प्लस हो जाएगा 13.6, तो सबको पता है ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ठीक? मतलब अगर तुम्हें यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां भेजना है तो यहां पे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई? देखो -13.6 और दो इसको 10.2 इसमें जोड़ो तो ये आ जाएगा -3.4, तो ये यहां पहुंच जाएगा। क्लियर? समझ गए ना? तो ये क्या है?
लो ग्राउंड स्टेट से, ध्यान सुनना, ये ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं इसको, ग्राउंड से स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये n बराबर 2 क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहां से अगर यहां पहुंचाएं तो इसको क्या बोलते हैं, n बराबर 3 को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और इसमें जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। कितनी होती है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी 10.2। ये बहुत गड़बड़ कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। ग्राउंड से फर्स्ट में पहुंचाने वाली एनर्जी, मतलब फर्स्ट और ग्राउंड का एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, 10.2, और ये क्या है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। अच्छा, यहां ग्राउंड से अगर तुम इसमें पहुंचाना हो तो इसके और इसके डिफरेंस के बराबर देनी पड़ेगी, कर दो सब्ट्रैक्ट, ये माइनस ये। और अगर यहां से यहां पहुंचाना हो तो इसका और इसका सब्ट्रैक्शन कर दो, तो ये कितना आएगा, देखो ये कम आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कम आएगा। तो एक्चुअली में मैं ये कह रहा था, सुनो, ये फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ये वाली सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, क्लियर। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये ज्यादा है और ये कम है, क्यों, क्योंकि देखो इसका इसका डिफरेंस कम है, इसका इसका डिफरेंस और कम है, समझ गए ना। ओके, अब बेटा थोड़ा सा और ध्यान दो, ये हो क्या रहा है, यहां मैंने एनर्जी, ये फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ये सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, ये थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो अच्छा एक्साइटेशन, एक बार फिर से, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना होगा, जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो उतने ही वोल्ट पोटेंशियल होता है, ये मैं कितने बार बता चुका हूं। तो ये 10.2 वोल्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल 10.2 वोल्ट, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा वो होगा सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, और उतना ही वोल्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब चलो आयनाइजेशन करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कहां होगा, ग्राउंड स्टेट में ही होगा ना एक्चुअली पहले तो n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन है, इसको आयनाइज करना है, मतलब इसको एटम से ही बाहर निकालना है, मतलब इसको इन्फिनिटी पे भेजना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अलग करना है। तो इन्फिनिटी पे भेजना है मतलब इसकी एनर्जी को 0 करना है। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 13 प्लस की 13.6, समझ गए ना। तो 13.6 प्लस में प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या होती है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर, ओके। अब बेटा थोड़ा सा हमें, तो ये बातें तो मैंने आपको सब बता दी, अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूं ये मैं मिटा रहा हूं, आप ध्यान रखना इसको, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूं, हमें अगर यहां से इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचाना है, जहां से जहां पहुंचाना है, जिससे भी जहां पहुंचाना है, एनर्जी लेवल की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी हमें देनी पड़ती है, सही बात है, ठीक। तो हम पहुंचा सकते हैं। तो ये तो नीचे से देखो, लोअर से हायर में जाना, इसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इसको एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन बोलते हैं। नीचे से ऊपर जाना क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। लेकिन ऊपर जाके ही करता क्या है, यहां से मान लो ये यहां पहुंच गया n बराबर 5 में, अब 10⁻⁸ सेकेंड रुकेगा और नीचे आ जाएगा। अब नीचे आने के तरीके कितने होते हैं इसके, तो सबको पता है। अगर nth ऑर्बिट से ये नीचे आ रहा है, nth ऑर्बिट से नीचे आ रहा है, तो कितने ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, तो ये सबको पता ही होगा। ये सब मैं मिटा रहा हूं, अब तो देखो ध्यान से, ये मिटा देता हूं। अब मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, अच्छा ये एमिशन होगा, यहां से मैंने ऊपर पहुंचाया, ये तो एब्जॉर्प्शन था, एब्जॉर्ब करके ऊपर गया, अब ऊपर रुक के 10⁻⁷ नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो फिर एनर्जी लेवल के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है, फोटोन का एनर्जी निकाले, एनर्जी का फोटोन निकालेगा। तो देखो मान लो यहां से हमें निकालना है, कितने तरीकों से नीचे आ सकता है ये। तो देखो सबसे पहले तो यहां से इस वाले n बराबर 5 में पहुंचा है ना, तो n बराबर 5 से यहां तक आने के क्या तरीके हैं, तो हो सकता है ये डायरेक्ट नीचे आ जाए, हो सकता है ये यहां आए, हो सकता है ये यहां आए, हो सकता है ये यहां आए। अब सुनो फिर से, तो कुछ भी हो सकता है। अब मैंने माना कि अगर ये यहां से यहां आया
तो यहां से अब कितने चांसेस हैं? हो सकता है कि यहां से डायरेक्ट आ जाए, हो सकता है कि यहां से यहां आए, हो सकता है कि यहां से यहीं आए। समझ में आई बात? अब चलो फिर से, अब अगर ये यहां आता है, यहां आता है, ठीक, तो अगर ये यहां, पहले तो देखो यहां से कर लिए सारे ऑप्शंस, अब यहां से कर लिए सारे चांसेस, अब यहां से करो, तो यहां से हो सकता है कि ये डायरेक्ट आ जाए, हो सकता है कि ये यहीं पे आए, ठीक। अब अगर ये यहां आ जाता है तो हो सकता है अगर ये यहां से यहां डायरेक्ट आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये यहां से यहां आता है, फिर यहां से कितने चांस है? यहां से यहां तक आ सकता है। समझ में आया? तो कितने हो गए देखो, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो कैसे आएगा फॉर्मूला? इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। ये स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं कौन से ट्रांजिशन में? एमिशन ट्रांजिशन में, क्योंकि यहां से नीचे आएगा, तो यहां से सोचो, जब ये यहां से नीचे आएगा तो इसके और इसके एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन निकालेगा। यहां से यहां आएगा तो इसके और इसके एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी निकालेगा। तो ये एमिट करेगा। क्या करेगा? एमिट करेगा, इसलिए इसको एमिशन ट्रांजिशन कहते हैं। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन एमिशन ट्रांजिशन क्या होता है? सबको पता होगा, n इंटू एन माइनस 1/2, जहां n क्या है? वो ऑर्बिट है जहां से ये ट्रांजिशन कर रहा है। तो यहां मैंने n बराबर 5 से करवाया है, तो n 5 है, तो 5 इंटू 5 माइनस 1/2 जो 10 बराबर 10। आप देख सकते हैं ये 10 आ गया है। सिंपल तरीका है, पहले यहां से देख लो जितने ऑप्शंस हैं, फिर उससे नीचे वाले से देख लो जितने ऑप्शंस हैं, फिर उससे नीचे वाले से देख लो, और फिर इस तरीके से करते जाओ, तो ये सारे आपको मिल जाएंगे। अब ये बताओ इसमें सबसे बड़ी एनर्जी कौन सी है? तो इसमें सबसे बड़ी एनर्जी हमें दिख रही है, एनर्जी जो निकली वो सबसे ज्यादा एनर्जी कितनी है? तो देखो जो सबसे डिफरेंस ज्यादा होगा, डिफरेंस के बराबर निकलती है, तो 5 और 1 के बीच, सीधी बात है, जिनके बीच ज्यादा डिस्टेंस है। मैंने डिस्टेंस से ही तो पहले एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहां और यहां डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए एनर्जी का डिफरेंस भी यहां ज्यादा है। सबसे कम कहां है? ये है, ठीक। मतलब यहां से यहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी, मतलब सबसे छोटी वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा, और यहां पे सबसे कम एनर्जी, मतलब सबसे बड़ी वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा। तो आई थिंक आप लोग ये सब कर सकते हैं। देखो बेटा, हमें पढ़ना है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये आपने खूब डिटेल में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। अब देखो, मैं इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा। देखो, एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? मैंने अभी बताया था, जब हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं से बाहर से एनर्जी लेके, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, और ये बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है ना। इलेक्ट्रॉन तो नेचुरल स्टेट में क्या होता है? ग्राउंड स्टेट में ही होता है ना। तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कहीं से बाहर से एनर्जी मिली, बाहर से एनर्जी लेके किसी हायर ऑर्बिट में कहीं भी, n बराबर 1 2 3 4 5 100 कहीं भी जा सकता है। बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं। मान लो ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, इसको तो बोलोगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बस अब यहां से बात खत्म। हमें एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ना, हमें एमिशन पढ़ना है। अब यहां पे 10⁻⁻8 सेकंड रुक के ये क्या करेगा? वापस भी तो आएगा, है ना। तो वापस आने के तरीके कितने हैं मैंने बताए थे। डिफरेंट एटम्स में, अगर अरे यहां से यहां गया तो यहां से यहां आ सकता है, फिर यहां से यहां, बीच में होते हुए तमाम जगह से इन एनर्जी लेवल से कितनी भी पॉसिबिलिटीज है, कितनी टोटल पॉसिबल, n-1/2 बस हम तो बता चुके हैं, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पर मैंने स्पेक्ट्रम कैसे निकाला? देखो, ये हाइड्रोजन गैस भरी पहले तो इसमें, ये चैम्बर में हाइड्रोजन गैस, ये फिलामेंट से क्या करेंगे? गैस को हीट करेंगे, और गैस को हीट करोगे तो हाइड्रोजन एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन है, देखो जो यहां था वो एक्साइटेड हो जाएगा। अब ये कहां जाएगा? पता नहीं, किसी एटम में हो सकता है ये यहां पहुंच जाए, किसी एटम में हो सकता है, किसी एटम में यहां पहुंच जाए, यहां से यहां पहुंच गया, किसी में n बराबर 3 में पहुंच गया, किसी में n बराबर 10 में पहुंच गया, किसी में n बराबर 100 में पहुंच गया, है ना। अब वहां से नीचे आएगा, तो जब नीचे आएगा तो क्या करेगा? नीचे यहां पे एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स हैं,
ऊपर पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से ऊपर हायर एनर्जी लेवल में पहुंच गया। अब वहां से ये नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो क्या निकालेगा, फोटोन निकालेगा, और जो फोटोन निकालेगा वो यहां से होते हुए प्रिज्म पे गिरेगा, और प्रिज्म पे गिरेगा तो प्रिज्म क्या करेगी, स्क्रीन पे उसकी एनर्जी को बेंड कर देगी ऐसे, तो उसकी एनर्जी स्क्रीन पे हमें दिखाई देगी, एक लाइन दिखाई देगी ब्राइट, ठीक। तो उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। बस ये करता क्या है प्रिज्म, उसको एनर्जी के या वेवलेंथ के एक सीक्वेंस में लगा देता है, बढ़ती हुई वेवलेंथ या घटती हुई वेवलेंथ, ठीक, एक सीक्वेंस बना देता है। यहां पे एक लाइन मिलेगी ब्राइट, फिर ब्राइट 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 ब्राइट, जिनकी अलग अलग वेवलेंथ होगी, एनर्जी अलग अलग होगी, मतलब एक सजा, एक ऑर्डर में अरेंज कर देता है इसको, इस ऑर्डर को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्लियर? चलो अब देखो, तो यहां पे ग्राउंड स्टेट से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जिसको हमने गर्म किया हाइड्रोजन एटम को, तो इलेक्ट्रॉन तो एक्साइटेड हो गए। अब हमने देखा कि एक्साइटेड हो गए, वो ठीक है। अब वहां से जब नीचे आएंगे तब जो हमें फोटॉन्स मिलेंगे, उनकी जो एनर्जी होगी वो कितनी कितनी हो सकती है, या उन फोटोन के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी होगी। तो हमें क्या सीखना है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन इन डी एक्साइटेशन। पहले तो हमने गर्म किया तो एक्साइटेशन हो गया, और फिर वहां से जब ये नीचे आ रहा है तो डी एक्साइटेशन, ठीक, एमिशन ट्रांजिशन। तो डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो देखो हमने क्या माना, पहले तो मैंने पहले जनरल एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ठीक। तो मैंने माना कि इलेक्ट्रॉन कहीं N2 से N1 में आता है, N2 कोई एनर्जी लेवल होगा और N1 में आ रहा है, N2 से ये N1 हो सकता है, ऊपर वाला N2 नीचे वाला N1। तो देखो मैंने क्या बोला, लेट ट्रांजिशन अकर्स फ्रॉम N2 टू N1, N2 टू N1। तो पहले तो एनर्जी दोनों की पता होना चाहिए, N2 और N1 की, तो लिख लेते हैं एनर्जी ऑफ N1, मैं तो डिराइव कर चुका हूं इसको, माइनस RHC Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, तो N1 स्क्वायर, ऐसे N2 की तो माइनस RHC Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। एमिटेड एनर्जी मैंने बताया था, एनर्जी लेवल के जो एनर्जी होती है उनके डिफरेंस के बराबर, तो एक्साइटेड एनर्जी हो जाएगा, एमिटेड एनर्जी हो जाएगी डेल्टा इक्वल E2 माइनस E1। अब E2 माइनस E1 कर दो तो माइनस RHC Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर माइनस माइनस RHC, तो इसमें से कॉमन ले लिया हमने RHC, तो ये एमिटेड एनर्जी निकल गई किसकी, फोटोन की, फोटोन की एमिटेड फोटोन की एनर्जी, माइनस RHC बाहर कर दिया, Z स्क्वायर बाहर है, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2, देखो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। तो डेल्टा ई क्या होता है, फोटोन की एनर्जी, जो एमिटेड फोटोन है N2 से N1 में आया ये, तो जो फोटोन इसने एमिट किया उसकी एनर्जी कितनी होती है, Hc बाय लैम्डा, तो मैंने डेल्टा ई को लिख दिया Hc बाय लैम्डा, Hc से Hc खत्म हो गया, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल R इन ब्रैकेट 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। अब देखो बेटा R की यूनिट क्या होती है, यहां तो इसकी कोई यूनिट है नहीं, हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर 1 रख दोगे, और हाइड्रोजन लाइक कोई एटम हो तो आपको पता है Z की वैल्यू क्या होती है, लिथियम के लिए 3, हीलियम के लिए 2, ऐसे ही जो भी हो, तो 1 अपॉन लैम्डा में लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, जिसका यूनिट क्या होता है, एंगस्ट्रॉम या मीटर भी तो होता है, तो R का यूनिट क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट होता है मीटर इनवर्स, तो इसकी यूनिट है मीटर इनवर्स, मतलब 1 अपॉन मीटर, तो फिर लैम्डा की यूनिट हो गई मीटर, मतलब इस फॉर्मूले से जो लैम्डा आता है वो मीटर में आता है, ठीक, ये ध्यान रखना है हमें, कोई फर्क नहीं पड़ता, निकाल तो सकते ही है ना, मीटर में हो या जिसमें भी हो। चलो अब ये तो मैं मिटा देता हूं, अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब सोचो यार हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, तो एनर्जी लेवल्स कितने, इनफाइनाइट होते हैं, पता है ना, 1 2 3 4 5 6, इनफाइनाइट मतलब आयनाइजेशन हो गया। तो अगर इनफाइनाइट से ऊपर देखो पहुंचा, तो मैंने सबसे पहले यही माना कि वो इनफाइनाइट पे पहुंच गया और वहां से जस्ट इनफाइनाइट पे पहुंचा और वहां से बाहर नीचे आ रहा है। अब इनफाइनाइट से नीचे कहां, इनफाइनाइट से कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो देखो इनफाइनाइट से हो सकता है, बहुत ध्यान सुनना, इनफाइनाइट से आया या यहां 6 से आया, 5 से आया, 4 से आया, 3 से आया, 2 से आया, 1 से आया, कहीं से भी आ सकता है ये। तो किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन नीचे आए, कहां, 1 में, अगर 1 में आता है तो देखो पहले तो सबसे पहले ऊपर इनफाइनाइट से ही भेजते हैं, तो अगर इनफाइनाइट से 1 में आता है, इसको बोलते हैं सीरीज लिमिट, सीरीज की लिमिट। तो थोड़ा सबको पता है यार, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और पीफंड, ये सीरीज मिलती है हमें, ठीक। तो इन्फिनिटी से अगर 1 में आ रहा है, या फिर इन्फिनिटी के पहले और भी, ये 6 के बाद इन्फिनिटी थोड़ी बहुत सारी होंगी, बीच में आप सब थोड़ी ना बनाएंगे हम, तो यहां से अगर ये यहां आए,
मतलब किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कहां आता है, 1 में आता है। तो यहां से आ सकता है 1 में, यहां से आ सकता है 1 में, यहां से आ सकता है 1 में, यहां से आ सकता है 1 में। तो ये सारी जो ट्रांजिशन हो रहे हैं यहां से यहां, यहां से 1 में, कहीं से भी 1 में, तो सबके करस्पॉन्डिंग एक फोटोन निकलेगा, फोटोन, और उस फोटोन की एक एनर्जी होगी और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ होगी। तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग तो हम देखते हैं कि ये जो लाइमन, इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? LYMEN, लाइमन सीरीज। तो ये जो लाइंस मिली हैं आपको यहां पे इस स्क्रीन पे मिलेंगी, ब्राइट लाइंस, हर सबके करस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी मिलेगी, तो वो ब्राइट लाइंस अलग अलग मिलेंगी, ये सब। तो वो सीरीज बनती है, किसको बोलते हैं? लाइमन सीरीज, ठीक। और ये सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में पड़ती है। किस रीजन में? अल्ट्रा वायलेट, ध्यान रखना इसको। तो ये लाइमन सीरीज, ऐसा ही बामर कब मिलती है? जब कहीं से, अच्छा ये सीरीज लिमिट क्या होती है? सीरीज लिमिट का मतलब है सबसे ज्यादा एनर्जी। देखो यहां से यहां आएगा तो इसके और इसके डिफरेंस के बराबर एनर्जी निकालेगा। कितनी? इसकी तो 0 होती है और इसकी -13.6, तो कितनी एनर्जी निकालेगा इस लिमिट में? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलेगी। फिर थोड़ी कम होती जाएगी, सबसे कम ये होगी। मतलब ये एनर्जी हाईएस्ट, तो इसका मतलब वेवलेंथ स्मॉलेस्ट, और ये एनर्जी स्मॉलेस्ट, इसका मतलब वेवलेंथ इसके करस्पॉन्डिंग हाईएस्ट, ठीक। ऐसे ही दूसरी वाली में अगर आए, कहीं से भी आए, 2 में आए, तो देखो पहले लिमिट बना लेते हैं। तो सीरीज लिमिट तो ये हो जाएगी, तो ये, अरे यार चलो ठीक, ध्यान रखना, ठीक है। ये आ गया। अब यहां से भी तो आ सकता है, यहां पे, यहां से भी तो आ सकता है, यहां पे, यहां से भी तो आ सकता है, यहां पे, क्लियर। तो ये हो जाएगा बामर सीरीज, BALMAR, बामर सीरीज। ये विजिबल रीजन में पड़ती है, ध्यान रखना, विजिबल रीजन में। एक्चुअली में सबसे पहले बामर सीरीज ही डिस्कवर हुई थी, सबसे पहले यही, इसी को देखा गया था, ठीक। चलो अब थोड़ा सा ऐसी लाइमन बामर, ऐसे ही ये अगर n बराबर 3 में आए कहीं से भी, तो यहां से ये वाली बना लेते हैं। फिर ये यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, और यहां से भी आ सकता है। तो ये होती है लाइमन पास्चन। फिर यहां पे आए अगर, तो ये सीरीज लिमिट बना लेते हैं इसकी। फिर यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है। पास्चन के बाद ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट। और लास्ट वाला, अब देखो यहां से यहां पे आएगा, तो ये सीरीज लिमिट बना लेते हैं। फिर यहां से भी आ सकता है, इसको बोलते हैं पी फंड, या फंड भी बोलते हैं इसको, ठीक। चलो पी फंड। तो ये 5 सीरीज हमें मिली, क्लियर है, इनको ध्यान रखना है। अब इनके नाम, तो सबसे पहले तो ये सीरीज लिमिट समझ गए, इंफिनिटी से आए जब, ठीक। तो अगर इंफिनिटी से इसमें आ रहा है तो सीरीज लिमिट है ये, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो पहले इसकी फर्स्ट लाइन कौन है? लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन कब मिलेगी? तो पहले तो चलो हम बात करते हैं यहां पे फॉर लाइमन सीरीज। देखो ये मैं इतना बता रहा हूं, बाकी 2 सीरीज बताऊंगा, बाकी सब तुम्हें लिखना है, ठीक। तो लाइमन सीरीज के लिए पहले तो बताओ, N1 ऊपर से आना है, वो तो N2 होता है, आना कहां है? N1 में, मतलब वो 1 होगा। तो N1 बराबर तो 1 हो गया, फिक्स्ड हो गया, समझ गए। N1 बराबर 1 एंड N2 बराबर, अब 1 में आना है तो कहां से आ सकता है? 2 से, 3 से, 4 से, 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी से भी आ सकता है। तो 2 के करस्पॉन्डिंग, 3 के करस्पॉन्डिंग, 4 के करस्पॉन्डिंग, इंफिनिटी के करस्पॉन्डिंग, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन, या H अल्फा लाइन। देखो ये H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा, कुछ भी लिखते जाओ। ऐसे इसका भी H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा, H अल्फा, H बीटा, H गामा, ये नाम होते हैं। अपन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिख देंगे, ठीक। तो ये क्या है? फर्स्ट लाइन। ये क्या है? सेकेंड लाइन। अब ये लाइन खुद लिख लेना, ये थर्ड, ये लिमिट, सीरीज लिमिट, इसको बोलते हैं सीरीज लिमिट। तो कितना सिंपल है यार, रख सकते हो सब लोग। N1 की वैल्यू तो फिक्स्ड हो गई 1, N2 की वैल्यू
2 से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया लाइमन के लिए। चलो अब अगर मैं बामर की बात करूं तो खुद लिखना है, तो मैं सारी लिमिट तुम खुद लिखोगे ये सब। बामर के लिए n1 बराबर होगा 2। बामर के लिए n1 बराबर तो 2 होगा ना, और n2 शुरू होगा 3 से। समझ गए? अब अगर मैं तुमसे कहूं बताओ पास्चन के लिए, तो पास्चन तीसरी सीरीज है, तो पास्चन के लिए n1 तो होगा इस फॉर्मूले में 3, और अब 3 से स्टार्ट होगा। 3 मतलब n1 हो गया 3, तो n2 कहां से स्टार्ट होगा? 4 से। अब मैं तुमसे कहूं पास्चन की 5वीं लाइन, पास्चन की 5th लाइन, तो पहले तो n1 कितना था? 3। n1 पास्चन के लिए कितना होगा? ये पास्चन के लिए पहले तो n1 होगा 3। अब n2 कहां से स्टार्ट होगा? 4 से। तो इसमें 5 जोड़ो, 3 में 5 जोड़ो 8, मतलब 5वीं सीरीज के लिए n2 बराबर 8 लिखना पड़ेगा आपको। तो आई थिंक ये बात समझ गए होंगे, और सारी वेवलेंथ आप लोग इसके करस्पॉन्डिंग निकाल भी सकते हो। देखो बेटा, ये न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग कुछ। तो कह रहा है फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ अ हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम इज 15 वोल्ट। अब पहले देखो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, मैंने बताया था ग्राउंड n बराबर 1 से n बराबर 2 में, तो ये होगा तुम्हारा फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। कितना है? 15 वोल्ट। मतलब कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल। अच्छा, तो यहां से यहां पहुंचाया तो 15। अब देखो मैंने क्या किया, n बराबर 1 2 3 4, हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि En प्रोपोर्शनल क्या होता है? Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, है ना? Z तो कांस्टेंट है क्योंकि एटम तो एक ही है ना। तो En, अगर मैं फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है n बराबर 1, उसकी एनर्जी E0 मान लूं, तो इसकी क्या होगी? रख दो इसमें n की वैल्यू 2। तो अरे ये E0 क्या है? E0 है, देखो E0 प्रोपोर्शनल हो जाएगा Z स्क्वायर अपॉन 1, है ना? तो ये E0 है। अब यहां पे इसको निकालना है तो क्या करोगे? n बराबर 2 रख दो इसमें, तो n बराबर 2 रखोगे तो 1/4 आ जाएगा, मतलब E0/4। यहां पे 3 रख दो तो E0/9 ये आ गया। अब वो कह रहा है ये इसका और इसका डिफरेंस कितना है? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो E0/4 माइनस E0, देखो E0/4 माइनस E0, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां से, मतलब डिफरेंस ही तो होगा। तो ये डिफरेंस किया तो माइनस 3/4 बराबर 15, E0 बराबर -20, मतलब ये -20 आ गया, तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। ऐसी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब वो कह रहा है कि थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल बताओ, तो थर्ड मतलब n बराबर, देखो n बराबर 1 से n बराबर 4 में, ये वाला बताओ एक्साइटेशन पोटेंशियल। मतलब पहले तो मैं एनर्जी निकाल लूं, जितना एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उतना ही वोल्ट में पोटेंशियल आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल, थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, देखो डेल्टा ई बराबर, डेल्टा ई डैश बोल देते हैं, ठीक, E0/16 माइनस E0/16 माइनस E0 कितना आ जाएगा? ये माइनस का 15 E0/16, तो बराबर -15/16, और E0 कितना आया था? माइनस का 20, माइनस का 20। तो देखो ये 4 4 जा 16 और 4 5 जा 15, 75/4। ये एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दो, या पोटेंशियल लिखना है तो वोल्ट लिख दो। तो आई थिंक ये बात समझ गए होंगे। ठीक, अब देखो ये कह रहा है कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, मतलब एक फोटोन की वेवलेंथ बताओ, रेडिएशन मतलब फोटोन, वेवलेंथ बताओ टू एक्साइट द Li2+, देखो Li डबली आयनाइज्ड, फर्स्ट टू थर्ड बोर्स ऑर्बिट। तो फर्स्ट से थर्ड में भेजना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, फर्स्ट से थर्ड में यहां भेजना है, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? तो डेल्टा ई बराबर, मैंने क्या बोला था? डेल्टा ई बराबर याद करो, डेल्टा ई बराबर RH, ई बराबर En बराबर -RHC Z² अपॉन n स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला ये याद होना चाहिए। तो डेल्टा ई बराबर क्या आएगा? E3 माइनस E1, यही तो आएगा। तो डेल्टा ई बराबर, देखो E3 में लिखोगे, या ऐसा करते हैं, देखो सिंपल, पहले E2 माइनस E1, E2 और E1, तो E2 माइनस E1, तो ये माइनस RHC Z² अपॉन N2² माइनस RHC Z² अपॉन N1²। क्लियर?
तो ये डेल्टा ई बराबर हो जाएगा, ये देखो प्लस हो जाएगा, तो मैंने बोला था आपसे RH कॉमन ले लो और जेड स्क्वायर बाहर कर लो, तो ये जेड स्क्वायर हो गया, फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं लो, ये बचेगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब देखो n1 कितना है 1 और n2 कितना है 3, तो 3 से 1 में आएगा या फिर 1 से 3 में जाएगा, सेम ही बात है। तो यहाँ पे n1 की जगह 1 डाल दो, n2 की जगह पे 3 डाल दो, सॉल्व कर दो, डेल्टा ई आ जाएगा, ये डेल्टा ई आएगा। डेल्टा ई की जगह पे क्या लिखोगे HC बाय लैम्डा, या छोड़ो सीधा फॉर्मूला मैंने डिराइव करवाया था अभी, SC बाय लैम्डा रखोगे, SC कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया था 1/लैम्डा इक्वल R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। तो z की वैल्यू कितनी डालनी है इसमें तुम्हें, Li2 प्लस 3 Li7 होता है, तो Li3 हो गया, मतलब z की वैल्यू 3 हो गई, यहां डाल दो, n1 1 हो गया, n2 की वैल्यू 3 हो गई, r की वैल्यू हमें पता है 1.09 इंटू 10 मतलब 1.1 लिख सकते हो, 1.1 इंटू 10⁻⁷, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी मीटर में, उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो, तो आई थिंक ये सब कर सकते हैं। देखो बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा होगा, देखना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि फाइंड द, लेकिन हम लोग ये जनरल क्वेश्चन है, वर्क पावर एनर्जी में तो हम लोग ये पढ़ ही चुके हैं, तो इसलिए इसको यूज हम इसमें एटम इस चैप्टर में कैसे यूज करेंगे तो देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर? इफ पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट इज टेकन टू बी 0। अब आपको याद होगा जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे, है ना, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड, तो एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं, तो रेफरेंस कुछ भी ले लो, उससे क्या नहीं बदलता, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नहीं बदलता। पहले एक बात अपने मन में बोल लो, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस मतलब 0, कहीं भी लेने से किन्हीं भी दो जगहों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखें, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस नहीं बदलता। ठीक, अच्छा, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बदल जाते हैं, ये ध्यान रखना। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो हमने अभी जो इसमें सीखा है, मैंने अभी बताया था आपको कि इसमें टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद करो, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के बराबर थी, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है। और पोटेंशियल एनर्जी जो थी इलेक्ट्रॉन की, वो टोटल एनर्जी की 2 टाइम्स थी, और नेगेटिव नहीं, पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो टोटल एनर्जी की 2 टाइम्स थी, और टोटल एनर्जी तो वैसे ही नेगेटिव होती है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव आ जाएगी, लेकिन 2 टाइम्स। अब ये तो आपको याद होना चाहिए, मैंने प्रूव करके दिखाया था आपको, ठीक, डेरिवेशन जब हम कर रहे थे तब। तो जे बेटा देखो ध्यान से, अब कह रहा है हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम में ये फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकेंड ऑर्बिट, ठीक, मतलब ये n बराबर 1 और ये n बराबर 2, सिंपल। अब देखो समझना, इस क्वेश्चन को अच्छे समझोगे तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, ठीक, मैं करके दिखाता हूं। देखो सबसे पहले तो जो जनरल होता है वो लिख लेते हैं, ठीक, क्या होता है हमें पता है, En बराबर होता है -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक, सही है ना। तो मैंने फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी लिखी, तो टोटल एनर्जी, ये तो सारी पता है हमें, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो Z तो 1 है, हाइड्रोजन एटम है, तो रख दिया, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। इसका क्या होता है टोटल एनर्जी, -3.4 आएगा, n की वैल्यू 2 रख दो। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो जो टोटल एनर्जी होती है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होती है, बस पॉजिटिव होती है, मतलब माइनस के ही, तो ये 3.4 ही आ जाएगा, और यहां पे ये 13.6 आ जाएगा। अब तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी, क्या दिक्कत है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए चाहे तो कर दो टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। लेकिन ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये हमेशा नहीं होगा, ये हमेशा नहीं होगा, ये सिर्फ तभी होगा, ये वाला जो लिखा है मैंने, ये तभी होता है जब
हम रेफरेंस जीरो ना माने, जो हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं ना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है एक्चुअली में, मतलब ये हम तब लिखते हैं व्हेन रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एट इंफिनिटी। ये तो यही तभी, अरे इंफिनिटी पे हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं ना, तभी तो हम दो चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं 1/4πε0 Q1 तो ये कब वैलिड है? जब पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस कहां है? इंफिनिटी पे है, मतलब जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहां है सिस्टम की? इंफिनिटी पे है। तब ये होता है, तब ये सब होता है, ये फॉर्मूले होते हैं। तो ये वाले फॉर्मूले मैं लगा दूं जब ये इंफिनिटी पे रेफरेंस मान लें, तो ये लगा दिया मैंने। देखो क्या, टोटल एनर्जी वही फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी टोटल के बराबर, बस नेगेटिव मतलब प्लस हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी डबल किसकी? टोटल एनर्जी की डबल। देखो ये लिखी है तो 13.6 का डबल करो -27.2, ऐसे ही इसमें सेम जो इसमें किया वही इसमें किया। टोटल एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल एनर्जी इसकी डबल तो -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल के बराबर और पॉजिटिव। क्लियर? अब देखो क्या रेफरेंस बदलने से, पहले दो बातें, बस दो कॉन्सेप्ट हैं इसके। रेफरेंस बदलने से पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नहीं बदलता, और काइनेटिक एनर्जी तो इन सब बातों पे डिपेंड ही नहीं करती। काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ना इस पे डिपेंड करती है कि पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस क्या लिया तुमने, उसको वो तो इंडिपेंडेंट है। तो इसमें आ जाते हैं। अब यहां देखो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, अब ये नहीं है जी लगा दो फिर से, ये सब बेकार हो गए, इसमें कोई वैलिड नहीं होगा। क्या वैलिड होगा इसमें? क्या नंबर एक, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस जीरो कहीं भी ले लो, कि नहीं दो जगहों की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नहीं बदलता। तो क्या हम यहां से पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हैं? हाँ निकालो। तो ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस ये पोटेंशियल एनर्जी कर दे रहे, ठीक करो। ये ध्यान रखना, ये माइनस ये कर रहे हो, अब ये नहीं है यहां ये माइनस ये कर दो और यहां ये माइनस ये करके बराबर कर दो। हाँ तो ये माइनस ये, तो डेल्टा यू यहां पे लिखते हैं डेल्टा यू, तो ये हो जाएगा -6.8 माइनस ये -27.2, तो डेल्टा यू बराबर, डेल्टा ये लिख दिया है मैंने, ये आ जाएगा 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां डेल्टा यू आ गया 24 वही यहां पे होगा। अब देखो पहले यहां पे बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो यहां थी वही यहां है, जो यहां थी वही यहां है। पोटेंशियल एनर्जी यहां पे जीरो मानी है, यहां पोटेंशियल एनर्जी मुझे नहीं पता, तो यहां ये निकालना है मुझे, ठीक। तो यहां मैंने पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी और यहां पोटेंशियल एनर्जी को एक्स मान लो, क्या मान लो? एक्स। अब ये माइनस ये बराबर पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 20.4, तो ये माइनस ये बराबर भी 20.4 आना चाहिए, तो ये x माइनस ये तो जीरो है, x माइनस जीरो बराबर 20.4, तो ये आ गई तुम्हारी 20.4। अब तो काइनेटिक एनर्जी बदलती नहीं है, और टोटल एनर्जी तो वैसे ही निकालेंगे ke प्लस पी, तो ke 3.4 प्लस pe है तो ke है, टोटल एनर्जी आ गई 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई थिंक ये बात सब लोग समझ गए होंगे। अब कॉन्सेप्ट समझना था, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब इसको देखो, ये भी करके दिखा देते हैं आपको। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें, चलो ये क्या बोल रहा है देखो, इफ रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टेकन एज सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस, ठीक है। तो ये देखो, ये n बराबर 1, यहां पे ये है, यहां लिख देते हैं n बराबर 1 और ये है n बराबर 2, इसको रेफरेंस माना है, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है मैंने, ठीक। तो यहां लिखते हैं, देखो ऐसे करते हैं, ठीक। ये n बराबर 1 और ये n बराबर 2, पहले तो जो एक्चुअली में है वो लिख देते हैं। चलो यहां लिख रहा हूं मैं, तो पहले बताओ टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो यार टोटल एनर्जी में क्या दिक्कत है, हमें पता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है En बराबर -13.6 Z² अपॉन n², सही है ना। तो पहले तो दोनों ऑर्बिट्स की टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालो, क्या रेफरेंस इन्फिनिटी मान के, तो ये वाला सब वैलिड होगा। तो चलो कर देते हैं इसको, तो ये 1 रखो, तो ये तो, और Z की वैल्यू कितनी है देखो, क्या है? He प्लस है, तो Z हीलियम का He क्या होता है? 2, तो 13.6 इंटू 4 हो जाएगा, फिर 4 4, यहां टोटल एनर्जी आ जाएगी 13.6 इंटू 4, 4 से 24 की 4 हासिल 2, 4 12 से हो गया कि 4
54.4, तो ये हो जाएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो टोटल एनर्जी हो गया। अब ये बताओ के बराबर, तो के बराबर टोटल एनर्जी के बराबर और पॉजिटिव, तो 54.4। पोटेंशियल एनर्जी बराबर, तो पोटेंशियल एनर्जी पी बराबर हो जाएगा टोटल एनर्जी का डबल, मतलब 108.8, और ये नेगेटिव ही होता है। ऐसे ही सेकंड वाले ऑर्बिट का लिखो, तो सेकंड वाले ऑर्बिट में क्या करना है हमें, देखो ईएन में यही रहेगा टोटल, लेकिन नीचे एन की वैल्यू 2 आएगी, तो 2 से करो डिवाइड टोटल एनर्जी में, 4 से डिवाइड होगा, तो यहां टोटल एनर्जी आ जाएगी 4 एकम 4, 4 3 12, 4 -13.6 आ जाएगा। ठीक, अच्छा टोटल एनर्जी आ गया। अब के बराबर, मैंने बोला अभी के तो टी के बराबर होता है, 13.6 हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कितनी, इस 13.6 की डबल, तो 13 26 27, 27.2 माइनस का। तो आई थिंक ये बात तो समझ गए होंगे सब लोग। अब कह रहा है कि यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 मानो, तो ये U2 हो गया 0। ठीक, अब यहां पे U1 बताओ पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां डिफरेंस निकालो, ये डिफरेंस माइनस ये डिफरेंस, तो -27.2, देखो ये वाला माइनस ये वाला कितना है, माइनस का 108.8 बराबर, यहां पे बराबर कर दो, तो 0 माइनस U1, समझ गए। तो इससे तुम्हारा U1 आ जाएगा। अब क्या दिक्कत है यार, जो के है वो यहां पे के है, तो यहां पर जो के यहां पे है वही के यहां पे है, तो टोटल एनर्जी, अब टोटल एनर्जी बराबर U2 प्लस के, और यहां पे टोटल एनर्जी U1 प्लस के। आई थिंक ये बात सब लोग समझ गए हो। देखो बेटा ये 2 क्वेश्चन और हैं। कह रहा है कि a small particle of mass m moves in such a way that the potential energy U equal AR square। देखो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो AR स्क्वायर है, where A is constant and R is the distance from origin। ठीक है, origin। कह रहा है बोर्स मॉडल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, याद है mvr बराबर n टाइम्स h/2π होल्ड्स गुड, वैलिड है। फाइंड द रेडियस ऑफ nth अलाउड ऑर्बिट। तो कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये पार्टिकल जो है वो किस ऑर्बिट में घूम सकता है, nth ऑर्बिट की रेडियस बता दो। कितना सिंपल है यार, सर्कुलर ऑर्बिट घूम रहे हो तो ये तो कंफर्म है। कह रहा है कि U पोटेंशियल एनर्जी AR स्क्वायर, तो पता है पोटेंशियल एनर्जी दिया हो तो फोर्स कैसे निकालते हैं, तो फोर्स निकालो, F बराबर -du/dr, F बराबर -2ar आ जाएगा। माइनस साइन क्या बताता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खूब समझाया है, क्या बताता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ लग रहा है पार्टिकल में, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक, अब F बराबर mv²/r होता है, तो ये जो F आया इसको mv²/r के बराबर कर दो। देखो v² आ गया इससे, लेकिन r के फॉर्म में आया है, तो ना तो मुझे v पता है और ना ही r पता है, तो मैं क्या करूं। कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन बोर्स मॉडल, तो mvr बराबर nh/2π। n क्यों, क्योंकि nth ऑर्बिट का पूछ रहा है, तो यहां से तुम v की वैल्यू निकालो और इसमें डालो तो r आ जाएगा, और फिर r की वैल्यू फिर इसमें डाल दो तो v आ जाएगा। आई थिंक ये बात सब लोग समझ गए होंगे। कह रहा है देखो ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, ध्यान सुनना। कि अब ये बताओ, अगर हम लोग अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भैया एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को हम रेस्ट में मानते थे अभी तक, है ना। इसमें भी न्यूक्लियस को रेस्ट में ही मानना है। न्यूक्लियस का मास कह रहा है इनफाइनाइट है। एक्चुअली में अपन देखो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, और हाइड्रोजन लाइक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि बाहर चक्कर लगाता है। अब सोचो इलेक्ट्रॉन का मास -31 किलोग्राम के ऑर्डर का होता है, और न्यूक्लियस का मास, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो 10⁻⁻27 के ऑर्डर का होता है, मतलब 10,000 गुना बड़ा किससे, इलेक्ट्रॉन के मास से। तो न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए न्यूक्लियस को हम ऑलमोस्ट रेस्ट में मान लेते हैं। तो न्यूक्लियस रेस्ट में है, न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब कह रहा है कि अगर मैं एन इमेजिनरी पार्टिकल, एक दूसरा पार्टिकल ले लिया जिसका चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, लेकिन मास 100 टाइम्स देन दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, और न्यूक्लियस इट रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ न्यूक्लियस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ चार्ज +4e। अब देखो न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, +4e, मतलब Z हो गया कितना, Z बराबर 4, Z ही तो होता है, ZE होता है ना न्यूक्लियस का चार्ज, तो Z बराबर 4 हो गया।
ध्यान रखो इलेक्ट्रॉन का मास जो हम पहले ले रहे थे वो m की जगह पे अब लेना है 100m, क्लियर। और मास इनफाइनाइट, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज प्लस फॉर योर मास इनफाइनाइट। मास इनफाइनाइट मतलब न्यूक्लियस को रेस्ट में मान सकते हैं, मतलब वो सारे फॉर्मूले वैलिड होंगे जो हम डिराइव कर चुके हैं रेडियस के, एनर्जी के, ऑर्बिट के। तो कह रहा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द nth ऑर्बिट की रेडियस एंड फाइंड वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4th टू 2nd ऑर्बिट। कितना सिंपल क्वेश्चन है। हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला है बेटा, देखो एनर्जी का फॉर्मूला m स्क्वायर जेड एम सॉरी En बराबर होता है m z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। ये फॉर्मूला डिराइव किया है हमने। इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, ये हमने यहां z स्क्वायर यहां लिख दिया, ठीक। अभी तक हमने क्या किया था, हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब z बराबर 1 लिया था, लेकिन अभी तो इसमें z की वैल्यू 4 दी गई है, तो यहां z की वैल्यू 4 डाल दो तो ये 16 हो जाएगा। और m क्या था, इलेक्ट्रॉन का मास, लेकिन यहां पे तो इलेक्ट्रॉन का मास 100m है, तो m की जगह पे 100 डाल दो तो क्या आएगा फॉर्मूला। तो मुझे ये लगता है कि जब इलेक्ट्रॉन का मास m लिया था और z की वैल्यू 1 ली थी तब क्या आया था, तो यह आया था -13.6 -13.6 z स्क्वायर। तो z स्क्वायर की जगह पे रख देते हैं, कितना है 4 है तो 16 और अपॉन बेटा n स्क्वायर, ये n तो रहेगा ही नीचे, n में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और m की जगह पे कितना 100m, तो यहां तो m आ चुका है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे m की जगह 100m करना है तो 100 बालक कर दो और m को जो इलेक्ट्रॉन का मास बालक करते थे वो वाला ये आ गया, ठीक। तो ये हो गया En और Rn की वैल्यू देखो n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन पाई m z, सिर्फ z की वैल्यू लिखनी है। तो क्या होता है Rn बराबर पहले जो होता था क्या था R0, याद करो 0.529, याद है ना, तो उसको R0 भी बोल देते हैं, चलो 0.529 बोल देते हैं, ठीक। और n स्क्वायर अपॉन, अब देखो बेटा नीचे m है तो पहले तो 100m आएगा, तो इसमें तो m आ चुका है, 100 बचा वो यहां लिख दिया। और z की जगह पे वहां होता था 1 और यहां पे है z इक्वल 4, तो ये हो गया 4, मतलब ये हमारा Rn का फॉर्मूला हो गया और ये हमारा En का फॉर्मूला हो गया। खत्म क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, बोर्स मॉडल डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द nth ऑर्बिट, तो nth ऑर्बिट की रेडियस ये आ गई। अब और क्या है, हाँ कह रहा है कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4th टू 2nd, मतलब n बराबर 4 से n बराबर 1 में। कितना सिंपल क्वेश्चन है। पहले इसमें E4 निकालो, फिर 1 डालो, यहां n की जगह पे E1 निकालो और डेल्टा E बराबर E4 माइनस E1 करो, ये आ जाएगा, खत्म। किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया डेल्टा E। अब लैम्डा कह रहा है बताओ, तो लैम्डा E डेल्टा E बराबर क्या होता है, डेल्टा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, डेल्टा E बराबर होता है hc बाय लैम्डा। तो यहां से देखो लैम्डा बराबर हो जाएगा hc अपॉन डेल्टा E। अब याद करो hc को लिखते थे हम 12,400, क्या 12,400 और नीचे डेल्टा E किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। डेल्टा E को, डेल्टा E जो भी आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख देना उसको, और ये आंसर आएगा तुम्हारा एंगस्ट्रॉम में। खत्म क्वेश्चन, ठीक। देखो भाई आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, सरल है, टफ नहीं है, थोड़ा ध्यान से सुनना। लेकिन एक्चुअली में इसमें क्या है, अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा होता था, किससे, इलेक्ट्रॉन से। इसलिए हम लोग जब इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन देखते थे, इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन देखते थे न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो न्यूक्लियस को हम रेस्ट में मान लेते थे, ठीक। लेकिन अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का मास कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन का मास इनफाइनाइट नहीं है, मतलब न्यूक्लियस बहुत ज्यादा हैवियर नहीं है इलेक्ट्रॉन से, कंपेयर कर सकते हैं इनके मास में हम। तो फिर देखो, तो फिर अब ये देखो जो मैं बता रहा हूं ये सेंटर ऑफ मास में हम सब लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक। तो होगा क्या, न्यूक्लियस का मास कैपिटल है माना मैंने, इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल है माना, और इनके बीच की डिस्टेंस है r। क्लियर, हमें r निकालना है सिस्टम की
पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी निकालनी है। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये पूरा सिस्टम जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस अब रेस्ट में है, इलेक्ट्रॉन को रोटेट करा दो, नहीं। अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करेंगे। सेम एंगुलर वेलोसिटी क्यों? क्योंकि देखो जितना ये चलेगा उतना ही ये घूमेगा। देखो ये घूमेगा, ये सेंटर ऑफ मास है, तो न्यूक्लियस हैवियर है, तो इसके सेंटर ऑफ मास के पास होगा, ये सेंटर ऑफ मास हैवियर मास के पास होता है। तो ये सेंटर ऑफ मास है, ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस मैंने r1 मान ली और यहां से r2 मान ली। तो ये देखो न्यूक्लियस r1 रेडियस के सर्कल में घूमेगा और ये इसके अबाउट, ये सेंटर है, ये r2 रेडियस के सर्कल में घूमेगा। और जितना ये चलेगा उतना ही ये घूमेगा। मतलब कि इनकी जो लाइन ज्वाइनिंग है वो हमेशा एक ही होगी। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर से पास होगी। क्यों? क्योंकि तभी तो ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा। तो दोनों देखो, इसको ये क्या दे देगा, सेंटर की तरफ ये फोर्स लग रहा है इस पे, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा। इसके और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है कितना, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। और बराबर ये इसको देगा क्या, ये फोर्स से इसको क्या मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब mv² अपॉन ये R2। ऐसे इस पे भी देखो, जितना न्यूक्लियस जितना इस पे फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन, उतना ही इलेक्ट्रॉन भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो ये न्यूक्लियस इस छोटे सर्कल में घूमेगा। क्लियर? अब सोचो अगर ये न्यूक्लियस बहुत हैवी होता, बहुत ज्यादा हैवी होता, तो ये सेंटर ऑफ मास इसके बिल्कुल पास आ जाता है ना, तो हम न्यूक्लियस को तब से रेस्ट में मान लेते और ये घूम रहा होता। तो जो हम लोग अभी तक पढ़ते थे वो था ये। लेकिन न्यूक्लियस का मास इस इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेयर में इनफाइनाइट नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये दोनों रोटेशन करेंगे। तो देखो क्या होगा। सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट में पता है, कैपिटल M इंटू R1 बराबर स्मॉल m इंटू R2। तो कैपिटल M इंटू R1 बराबर स्मॉल m इंटू R2 और R1 प्लस R2 कितना है, टोटल डिस्टेंस R। तो इन दोनों को सॉल्व कर दो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। तो R1 की वैल्यू, ये तो कॉमन की सिंपल सी बात है, R1 बराबर स्मॉल m इंटू R1 अपॉन m प्लस m और R2 बराबर ये आ जाएगा। ठीक, कैपिटल M इंटू R अपॉन R1 m प्लस m। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन, सेंट्रीपिटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन, ये इसको यहां एक फोर्स चाहिए, वो किससे मिलेगा, न्यूक्लियस द्वारा लगाए गए अट्रैक्शन फोर्स से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता, mr ओमेगा स्क्वायर। तो m इंटू r कितना है इसका, R2। इसके सर्कल की रेडियस तो R2 है ना, तो m R2 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 E इंटू ZE, इसका ZE और इसका E अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस ये है फोर्स में, इसके और इसके बीच का फोर्स, तो पूरी डिस्टेंस आएगी, तो वो R स्क्वायर आएगा। और इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स में mr ओमेगा स्क्वायर में R इसकी रेडियस है सर्कल की, तो वो R1 है, सॉरी R2 माना है। अब R2 को कहां से हटा दो, देखो R2 ये रखा हुआ है ना, क्योंकि हमें R2 नहीं चाहिए, हमें R चाहिए। तो यहां से R2 को हटाया हमने फर्स्ट इक्वेशन से, देखो फ्रॉम फर्स्ट R2 पुट किया, ये आ गया। तो देखो यहां पे स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल m, ये सबको पता है, रिड्यूस्ड मास होता है, SHM में बताया गया है आपको, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आया है ये। तो स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m क्या हो गया, म्यू, रिड्यूस्ड मास रख दिया इसमें, म्यू इंटू r इंटू ओमेगा स्क्वायर, और r स्क्वायर ये है, देखो यहां आ जाएगा r क्यूब हो जाएगा, बराबर ZE स्क्वायर अपॉन 4πε0 यहां बचा। अब बेटा देखो सबसे पहले इसको तो इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हमने, ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी। अब देखो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, इस पूरे एटम का, एटम मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो पार्टिकल्स है ये, तो ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल M इंटू R1 स्क्वायर प्लस स्मॉल m इंटू R2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, R1 R2 की वैल्यू डाल दो, तो ये आएगा म्यू इंटू R स्क्वायर। तो जब भी टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होता है, तो क्या लिखते हैं, म्यू I बराबर म्यू इंटू, म्यू क्या है, m अपॉन m प्लस m इंटू टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो I बराबर m R1 स्क्वायर प्लस m R2 स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, इसको R1 R2 की वैल्यू यहां से डाल दो, डाल के देखोगे तो ये म्यू इंटू R स्क्वायर आ जाएगा, जहां म्यू ये लिखा हुआ है। ठीक, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। अब देखो बोर थ्योरी लगाओ, तो बोर थ्योरी क्या होती है यार, देखो प्रॉब्लम क्या है, यहां पे हमें R निकालना है, ये R चाहिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ओमेगा दिया है, और ओमेगा तो हमें पता ही नहीं है। तो हम क्या करें, इस ओमेगा को हटाओ। तो बोर ने क्या बताया था कि
सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई होता है। तो मान लेते हैं कि ये सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस वो nth एक्साइटेड स्टेट मतलब nth और स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में नहीं है, ये एक्साइटेड है। तो एक्साइटेड है या सॉरी या ऐसे समझ लो कि इनकी जो स्टेट है वो nth ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन हो रहा है अभी, ठीक। तो r की वैल्यू क्या है, तो क्या करोगे, एंगुलर मोमेंटम बराबर n टाइम्स h अपॉन 2 पाई। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। अब फिर वही बात, आई की वैल्यू म्यू इंटू आर स्क्वायर। तो ये आई ओमेगा लिखा हुआ है, आई क्या है, इसका और इसके सिस्टम का म्यू रिड्यूस्ड मास इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब देखो ये म्यू आर स्क्वायर ओमेगा, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, बराबर n टाइम्स h अपॉन 2 पाई। स्क्वायर किया तो ये म्यू स्क्वायर r की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई। इसको थर्ड इक्वेशन मान लिया। देखो इसमें आ गया r की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर और इसमें देखो r की पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो डिवाइड कर दो तो r बचेगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। इसमें इससे डिवाइड किया तो म्यू खत्म, एक म्यू बचेगा, समझ गए। 3 डिवाइडेड बाई 4, तो 3 डिवाइडेड बाई 4 किया हमने, सॉरी 3 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो यहां देखो r बचा और इसमें ये म्यू ऊपर आएगा, सॉरी ये म्यू ऊपर आएगा। देखो इसमें इसका डिवाइड करना है, ठीक। तो म्यू स्क्वायर r की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर में इससे डिवाइड करो तो ऊपर म्यू बचेगा और एक r बचेगा। ये हो गया पूरा। तो इसमें r निकालना है तो म्यू नीचे आएगा, तो ये देखो म्यू नीचे आ गया। अब क्या करो, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो स्मॉल m से, स्मॉल m से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो, बहुत ध्यान सुनना, बिल्कुल सरल है। तो r बराबर हो जाएगा h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर, और देखो m नीचे, इसमें m से मैंने डिवाइड कर दिया और m से देखो ये मल्टीप्लाई हो गया और m के साथ मैंने म्यू को ले लिया और n स्क्वायर अपॉन z अलग कर दिया। तो मैं पता है जनरल r बराबर हाइड्रोजन एटम में क्या लिखा था मैंने, ये जनरल पहले डिराइव कर चुके हैं। तो h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये m बाई म्यू एक्स्ट्रा आ गया बस, तो ये m बाय म्यू मैंने अलग रख दिया और n स्क्वायर अपॉन z को अलग ले दिया और इसकी वैल्यू सबको याद होगी 0.529 एंगस्ट्रॉम थी। तो यहां पे r बराबर ये 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर z अपॉन m बाय म्यू। क्लियर। तो क्या डिफरेंस आया nth ऑर्बिट की रेडियस में, देखो ये nth ऑर्बिट की रेडियस है, तो nth ऑर्बिट की रेडियस में क्या डिफरेंस आ गया, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ m बाय म्यू और मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक। m बाय म्यू मल्टीप्लाई में बढ़ गया। चलो ठीक है, तो ये तो रेडियस का फॉर्मूला हो गया, ये हमें ध्यान रखना है। और इक्वेशन नंबर ये है रेडियस, एक्चुअली में ये लिखा हुआ है या ये लिखा है, एक ही बात है, ये हो रही है। अब पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, तो U बराबर क्या होगा इसका और इसका, कितना सिंपल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ZE स्क्वायर अपॉन r, और ये माइनस में आएगा क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज है और इसका पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, तो ये हो जाएगा इसमें माइनस ZE स्क्वायर। अब देखो बेटा ध्यान से, इसमें मैंने क्या किया है, r की जो वैल्यू है डालनी पड़ेगी, तो यहां से r की वैल्यू उठा के डाल दो, तो r की वैल्यू है तो देखो म्यू आ जाएगा इसमें, ठीक। अपॉन में है r, तो ये रखोगे तो म्यू ऊपर चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ गया, ये ध्यान रखना। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी आप समझो बहुत ध्यान से, 2 पार्टिकल सिस्टम, ये मैंने ड्राइव करवाया है, सब लोग देख सकते हैं नोटबुक में अपनी, m और स्मॉल m 2 सिस्टम का पार्टिकल है और 2 सिस्टम के पार्टिकल में 2 सिस्टम के पार्टिकल में होता क्या है, 2 सिस्टम पार्टिकल की टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। तो हाफ म्यू रिड्यूस्ड मास है इंटू वी रिलेटिव मतलब वेयर v इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, 1 का स्पीड 2 के रिस्पेक्ट में, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। अब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, ये तो हो जाएगा v बराबर r इंटू ओमेगा, मतलब इसको रेस्ट में मान लो, इसको रेस्ट में मान लोगे तो ये तो r इंटू ओमेगा आ जाएगी इसकी स्पीड, है ना। तो इसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, या v1 माइनस v2, इसकी v1 मान लो, इसकी v2 मान लो, v1 माइनस v2 करोगे तो क्या आएगा, ये v1 माइनस v2, तो इससे ओमेगा से निकालो, ओमेगा से, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, देखो ओमेगा बराबर हो जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन पूरी डिस्टेंस r, ठीक, यही तो होगा। अब v1 प्लस v2 क्या है, v1 और ये v2 उल्टा है, देखो, तो अगर मैं कहूं कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी बताओ तो v1 माइनस v2,
तो V1 प्लस V2 आएगा, ओमेगा आर आ गया, देखो आ गया। तो ये हो गया, कहां गया ये, B बराबर हो जाएगा आर ओमेगा, क्लियर। V क्या है, वेयर V इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, और V बराबर है आर ओमेगा। तो ये स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, तो V स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया। और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल, 2 से डाल, तो इक्वेशन नंबर 2 देखो ये है। तो इससे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो, तो इसमें देखो ये डालोगे तो आर, नीचे आर बचेगा, इसमें नीचे आर बचेगा, देखो ये आर बचा। अब आर की वैल्यू फिर इक्वेशन 4 से डालो, देखो फ्रॉम इक्वेशन 4 डाला इसमें, तो ये के की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक। तो ये के आ गया, ये हमारा यू हो गया, ये यू पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब हमें देखना क्या था, हमें देखना था टोटल एनर्जी। तो चलो अब मैं इसको मिटा देता हूं, समझते हैं इसको। तो टोटल एनर्जी के लिए क्या करोगे, जोड़ दो। टोटल एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो चलो जोड़ देते हैं। तो देखो U बराबर है माइनस, सब कुछ सेम है, देखो सब पूरी चीज सेम है, सिर्फ यहां 8 है और यहां 4 है और ये नेगेटिव है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डबल है इसकी, देखो काइनेटिक एनर्जी डबल है और यही होता भी था। तो हम क्या बोलेंगे, टोटल एनर्जी En बराबर क्या बोलोगे, K प्लस यू, मतलब Kn प्लस UN। अब En बराबर निकाल लो आप, क्या बचेगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा और नेगेटिव आएगा, तो माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4 म्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, क्या चेंज, हाइड्रोजन एटम जो था ना उसके जैसा लेके आ रहा हूं। तो उसमें देखो आपको याद होगा ई एन बराबर था -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यही तो था। इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ म्यू एक्स्ट्रा आ गया इसमें और m की कमी है। तो एक काम करो, En बराबर m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दो। तो यहां देखो ये म्यू बाई m, ये अलग हो गया, म्यू और m से डिवाइड किया जो, वो अलग कर दिया मैंने। और यहां पे देखो माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4 इंटू m, देखो ये m से डिवाइड और m से मल्टीप्लाई, ये अलग कर दिया। और नीचे देखो ये 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर अलग कर दिया, ठीक। और यहां पर बचा क्या, देखो ऊपर बचा जेड स्क्वायर और नीचे बचा एन स्क्वायर, ठीक। तो ये फॉर्मूला फाइनल आ गया। अब देखो यहां पे तो En बराबर होता है, इसकी वैल्यू 13.6 याद है, तो En इक्वल हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हो गया, और बाकी सब कुछ ये, तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू क्या बढ़ गया, म्यू बाई एम। देख सकते हैं एनर्जी में म्यू बाई एम मल्टीप्लाई हो गया और रेडियस में एम बाई म्यू मल्टीप्लाई हुआ था। रेडियस में देखो एम बाई म्यू, तो ये याद रखना, रेडियस में एम बाई म्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है, बाकी सब वही रहता है जो पहले आया था। और इसमें म्यू बाई एम से मल्टीप्लाई हो जाता है, बाकी सब वही रहता है जो पहले आया था। तो इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है।